यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स प्लस कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, सो चेक कर लीजिए वॉइस क्लियर है, स्क्रीन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। देन सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो एमपीटेट ग्रेड 1 की एग्जाम में पूछे गए। जैसे रिसेंट आपका एमपीटेट ग्रेड 1 का मेंस का एग्जाम हुआ है, अब वो फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का हुआ है, लेकिन इनका जो सिलेबस है ना वो पूरा का पूरा आपके जैसा ही है। जस्ट लाइक ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो टॉपिक्स अभी आप पढ़ रहे हो सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में भी पूछे गए और रिसेंट पूछे गए, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इसी तरीके का पैटर्न आपको भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मेंस का एग्जाम है तो डेफिनेटली सिमिलर पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सो आज हम लोग एमपीटेट ग्रेड 1 की जो HSTET की क्यूबी अपलोड की गई है MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से हमने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं और उनकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप नोट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपने जितनी भी 5 यूनिट यहाँ पर पढ़ी है फिजिक्स की, उसमें से बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा कर इन्होंने क्या कर रखे हैं, क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है, तो आज अपन प्रैक्टिस करते हैं कि अगर एग्जाम में सेम पैटर्न आता है, सेम क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे समझ आएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कौन से यूनिट से यहाँ पर पूछ रहा है। तो सारी चीज़ों को आज अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, साथ ही बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 40 डेज़ का क्रैश बैच अवेलेबल है, उसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। 300 क्वेश्चंस हर एक यूनिट के आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो कि काफ़ी डिफरेंट होंगे आपकी जो नॉर्मल आप बुक परचेस करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा रहता है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन दे रखे तो 100 में से केवल 20 या 22 का एक्सप्लेनेशन रहता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद से समझना होते हैं। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है कि हर एक, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हर एक के नीचे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आप हमें चैट बॉक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप के थ्रू चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 223 है इस पेपर का। इससे पहले दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे 223 से, क्योंकि क्यूबी में आई है तो जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है सारे ही एक साथ मिक्स होकर आए हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपका यूनिट नंबर 15 जो है सेमीकंडक्टर, उससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायोड मिला मतलब यूनिट समझ में आ गई। सो पूछा ये गया है कि एक डायोड में विभव में परिवर्तन 0.10 वोल्ट करने से धारा में परिवर्तन 1.2 मिली एम्पियर हो जाता है। डायोड का गतिज प्रतिरोध क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें तो हमने केवल डायोड के बारे में पढ़ा, डायोड के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े, अब ये एमसीक्यू कहाँ से आ गया। तो वी नो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR यहाँ पर होता है, ये क्या होता है, ओम का नियम होता है। इसने हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, V की वैल्यू दे रखी है 0.1 वोल्ट, ठीक है, I की वैल्यू दे रखी है 1.2 मिली एम्पियर, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो बस यहाँ से आप वैल्यू को पुट करिए, 0.10 ये 1.2 मिली एम्पियर, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। करिए इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका एक वेराइटी और होता है, इसी को मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इसका एक वेराइटी और मिलेगा आपको यहाँ पर, बस एक बार से वॉइस चेक कर लो, वॉइस आ रही है ना। ठीक है, सारा ऐसा समझो कि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी ही एग्जाम में पूछा गया, पेपर आपको पहले से मिल गया है, ऐसा समझ के सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। एग्जाम के एक दिन पहले पेपर मिल जाता है तो जैसे ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हो, रट लेते हो कि हाँ इसका आंसर यही होगा, यही फॉर्मूला लगाना है, वो सोच कर ही पढ़ लो आज। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। 0.10 है, ये 1.2 है, मिली एम्पियर है, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ऊपर लेकर जाओगे 10 टू द पावर +3 यहाँ पर हो जाएगा। बस आप चाहे तो डायरेक्टली भाग लगा दो या पूरा इसको 0 हटाकर सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो। बताओ कमेंट करके क्या आंसर आया आप लोगों का, क्या आंसर आया होगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि अगर बहुत बेसिक से करते हो तो नीचे ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने, 10 लिखा हुआ है, इसकी दशमलव हटाओगे 100 हो जाएगा, ये 1.2 है 12 हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1000, 10 टू दी पावर 3। देखो 2 0 से ये 100 कट गया, कितना बचा 1000/12 बचा हुआ है। बारी साथी 84, बारी आठी 96 होता है। ठीक है, 8 वाली लाइन में आंसर आएगा, आगे भी सॉल्व कर लो। बारी आठी 96 4 100 होता है। ठीक है, 96 4 100 हो जाएगा, 4 बचेगा, बारतिया 36 है ना,
83 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ये रहा आपका 83.3 ओम। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। बट ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या बोलता है कि जब एक डायोड में विभव बढ़ाया जाता है या वोल्टेज को इंक्रीज करा जाता है, तो शुरू में वोल्टेज 0.10 था, इसको इंक्रीज करके हमने 0.20 कर दिया, उसकी वजह से जो करंट पहले 1.2 मिली एम्पियर था ये एकदम से राइज होकर कितना हो गया, 4 मिली एम्पियर हो गया। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप सेम फॉर्मूला लगाओगे V इज इक्वल टू आई आर का, उसमें क्या हो जाएगा, डेल V इज इक्वल टू डेल आई आर के बराबर हो जाएगा। सो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल V डिवाइड बाय डेल आई के बराबर हो जाएगी। बट व्हाट इज डेल वी, डेल वी बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 में से 10 को माइनस कर लो 0.10, 4 में से आप 1.2 को माइनस कर लो, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसको आप यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है, 2.8 निकल कर आ जाएगा, 28 10 38 2 40 होते हैं 2.8, तो यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर डिफरेंस बोल दे कि बढ़ाकर इतना कर दिया है, करंट बढ़कर इतना हो गया, तो इन दोनों के डिफरेंस से आप क्या करोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करके दिखा दोगे। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं, जिसने ये पूछा है कि कौन से गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको टाइम हो तो ज़रूर से एमपीटेड ग्रेड 1 का मेंस का आप जो रूल बुक है उसको उठाकर देखना, उसमें पूरा सिलेबस आपके जैसा ही है। आपको तो और डिटेल में बता रखा है कि हम लोग टॉपिक ये पूछेंगे, उनको तो सिर्फ यूनिट का नाम दिया था कि ये यूनिट है, 3 से 4 टॉपिक बता दिए थे कि ये पढ़ना है, और पेपर जब आया तो बहुत डिटेल में आया। ठीक है, तो बहुत मतलब पास होने वाले नंबर भी स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा पेपर सेट किया हुआ था। ठीक है, अब इसने पूछा है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होगा। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जो कई सारे गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जो सब पर एप्लीकेबल होगा। तो हमारे पास बेसिक के 2-3 गेट होते हैं, एंड होता है, और होता है, और हमारा नॉट यहाँ पर होता है। तो एंड के साथ यदि मैं क्या कर दूं, नॉट को जोड़ दूं, तो मेरा कौन सा गेट बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। कौन से यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 15 का क्वेश्चन है। मतलब इस फिजिक्स में कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, और हर एक यूनिट से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और ज़्यादा ही मिल जाएंगे। ठीक है, वही सारी यूनिट्स है, तो आप इस वाली क्यूबी को ज़रूर से ओपन करके देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 से समथिंग कुछ स्टार्ट हो रहे थे फिजिक्स के क्वेश्चन, सारे ही टॉपिक मतलब 99% जो क्वेश्चंस है, अगर आपने सारी क्लासेस विजिट कर ली तो 99% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। वही सारे क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी सारी यूनिट्स के अंदर पढ़ कर आए हो। ठीक है, एंड प्लस नोट क्या होगा, नेंड यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस नोट अगर आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा, नोर हो जाएगा। बेसिकली एंड और के आउटपुट को हमें क्या करना है, नोट लगाकर उल्टा करना है। तो हमारा नेंड और नोर जो है वो किस प्रकार के गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, क्योंकि दूसरे गेट्स के कॉम्बिनेशन से इनको क्रिएट किया जाता है। इनपुट आउटपुट तो नहीं देखना है ना, नॉर्मल एंड का आपको पता ही है लास्ट में 1 आता है। ठीक है, और का आपको पता ही है कि 0 1 1 होता है, बस उसी को क्या करना है, उल्टा कर लेना है। अगर नहीं पढ़ा है तो यूनिट 15 का क्लास नंबर 4 जाकर ज़रूर से विजिट करना। ठीक है, उसमें हमने सारे लॉजिक गेट्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है। लास्ट 6 PM क्लास में यही क्वेश्चन किया था, इसी टाइप का किया था। क्या प्रकाश को क्या करवा रहे हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करवा रहे हो, दैट मीन्स कि आप बात कर रहे हो अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो। दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पूछा तो वही है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप एंटर करवा रहे हो। अब वो रेरर टू डेंजर भी हो सकता है, और वो डेंजर टू रेरर मतलब सघन टू विरल या फिर विरल टू सघन हो सकता है। तो किस चीज़ में परिवर्तन होगा, हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बनकर आती है, फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज नहीं कर सकता, तो फ्रीक्वेंसी में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। पहले के 3 ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तीनों ही गलत हो गए। वेवलेंथ चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। माध्यम चेंज हुआ है तो वेवलेंथ डेफिनेटली चेंज होगी। और मान लो अगर ये रेरर से डेंसर की तरफ प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि हवा से कांच में प्रवेश करेगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेंजर टू रेरर प्रवेश करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसने पूछा कि कौन सी चीज़ में परिवर्तन होता है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी बदलती है। फ्रीक्वेंसी शुरू से ही निर्धारित होकर आती है सोर्स से, जस्ट लाइक कि येलो लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से फिक्स है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी पहले से फिक्स है। अब वो कहाँ पर जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया कि 2 ट्रेन जिनकी लंबाई 120 और 100 हमको दे रखी है, टोटल कितनी हो जाएगी लेंथ, आप सम कर सकते हो। जैसे कि अपन पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आप पहले इसको ट्राई करो, है ना, फिर अपन सॉल्व करेंगे।
पहले आप खुद से ट्राई करो। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई, एक की 120 दे रखी है, एक की 100 मीटर यहाँ पर दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है। विपरीत दिशा में आती है, मतलब एक दूसरे के सामने आ रही होगी। पहली की स्पीड 40, दूसरे की स्पीड 50 दे रखी है, ठीक है। ये कितने समय में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी, मतलब मेरे को टी की वैल्यू पूछी है। मुझे ही पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर होता है। करिए सॉल्व, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर हो गया। स्पीड कितनी दे रखी है, 40 50, क्योंकि एक दूसरे के सामने आ रही है तो स्पीड प्लस हो जाएगी। बट दिस इज इन किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करेंगे। दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, 120 प्लस 100 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज टोटल 220। समय आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5/18। दिस इज 220/t हो जाएगा, 18 5 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा 220, है ना, और बटे 25 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से आपका t का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 25 8 200, 8 वाली वैल्यू आएगी, 8.8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। फिर 20 बचेंगे, 25 8 200, ठीक है। 8.8 सेकेंड आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है कैसे आया। दो ट्रेन दे रखी थी, मैथ्स में आप लोग करते ही हो, एक दूसरे के सामने आ रही है, डिस्टेंस तो वैसे भी ऐड हो जाएगी, कितनी लंबी है। स्पीड का मैटर करता है कि अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है, एक दूसरे के सामने आ रही है तो अपन सम कर देते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो अपन स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किसी भी गतिमान कण के लिए कौन सी चीज़ शून्य हो सकती है। देखो मैं ये पीडीएफ आपको सिर्फ टेलीग्राम पर दे सकती हूँ, है ना, या फिर ऐप का जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, मतलब मोर देन 1 GB की फाइल है, जो कि व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता है किसी को भी शेयर करने को, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम पर पॉसिबल होगा तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। उसका पेपर आप एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा। अगर नहीं इच्छा है सॉल्व करने की पूरा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एटलीस्ट विजिट ज़रूर से करना। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप वर्ग 1 लेवल तक के क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखो किसी भी गतिमान, कोई भी कण यदि गतिमान है तो उसके लिए कौन सी चीज शून्य हो सकती है, विस्थापन, दूरी, चाल और द्रव्यमान। द्रव्यमान तो फिक्स है, वो तो जीरो हो नहीं सकता, चाल नहीं हो सकती, दूरी नहीं हो सकती, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। किस केस में हो सकता है कि यदि वो कण अगर वृत्तिपात पर गति कर रहा हो, या फिर वो कण जहाँ से शुरू किया वहीं पर आकर वापस से रुक गया हो, तो उस केस में विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है सदिश अदिश राशि का, आपका यूनिट 11 से रिलेटेड फिजिक्स का, ठीक है। बल व मात्रक वाला जो आपका यूनिट है, इसने क्या बोला है, एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में गति कर रहा है। कोई भी एक कण आप ले लो, ठीक है। ये हमारी, अच्छा डायरेक्शन सेंस ले ले क्या पहले, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो जाएगा। इसने क्या बोला है, कोई कण यहाँ पर था, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ईस्ट डायरेक्शन में गया, जाने दो, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला कि 10 सेकंड तक ये चला होगा। 10 सेकंड के पश्चात इसने अपना वेग बदलकर किस दिशा में चला गया, उत्तर दिशा में चला गया। तो बताइए इसका औसत त्वरण क्या होगा, कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसे तो ये नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन भी लग रहा है, यहाँ तक आप देखोगे तो पूरा मैथ्स का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इसने बोला है कि एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। अब त्वरण तो हमारा फिजिक्स में ही होगा, अगर त्वरण दिया है तो कहीं ना कहीं मुझे किसके साथ डील करनी पड़ेगी, ये जो हमारा आई जे के जो है सदिश अदिश वेक्टर, इसके साथ डील करनी पड़ेगी। नो डाउट अगर आप नॉर्मल से भी करोगे आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, लेकिन आपका ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं ना, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपका मैथ्स वाला आंसर और आपका ये फिजिक्स वाला आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसको अपन को जो सॉल्व करना पड़ेगा, त्वरण निकालना है। त्वरण कैसे निकलता है, dv/dt करके निकलता है, राइट। तो उस केस में अपन को पूरा वो आई जे के लेके करना पड़ेगा। अपन ट्राई करते हैं कैसे इसको कर सकते हैं, एक बार सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ से करोगे तो डेफिनेटली आंसर गलत आना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अपन को इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर दे रखी है। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर आप ये आई जे के सदिश अदिश बनाते हो तो ये 3 में यहाँ पर होता है, 3 डायमेंशनल जिसको आप कहते हो। ये आपका आई होगा, ये आपका जे होगा और नीचे की साइड आपका के होता है। तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आई के लिए बात कर रहे हो, ये आपका 5 आई हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट में जाकर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है और उत्तर दिशा में, दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, जे के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है वो किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल के, दैट मीन्स v माइनस यू के। ये क्या हो जाएगा, 5j माइनस 5i हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 5i प्लस 5j करके लिख सकते हो। ये क्या हुआ, मेरा वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ मैग्नीट्यूड की, क्योंकि मुझे इसका वो निकालना है ना कि पहले तो मैं वेलोसिटी निकाल लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल जो वेलोसिटी बनी है, टोटल जो फाइनल वेग हुआ है उसको निकाल लिया जाए। तो इसका मैग्नीट्यूड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √50 आ गई। इसको जब बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो अभी तक केवल वेलोसिटी आई। अगर क्वेश्चन में पूछता कि इसका वेग क्या होगा तो हम लोग यहीं पर आकर रुक जाते, बट इसने बोला है कि नहीं, हमको त्वरण चाहिए। तो ये क्या होता है, dv/dt होता। और 5√2 आपका नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से वही किया है हमने, पाइथागोरस ही लगाई है, यही वाली 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके 5√2 आंसर आ गया। ठीक है, मैथ्स यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। अब एक्सेलरेशन dv/dt होता है, मतलब इसका 5√2 के लिए अपन को करना है, राइट। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको समय से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वो तो है नहीं, x y z या t तो है नहीं। तो ये कितना हो गया मेरा, 5√2 हो गया, डिवाइड बाय समय कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसको अभी अपन हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो समझ में आई गया पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2, है ना, नीचे तो 2 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा √2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आप करते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, अब अपना 1/√2 तो आंसर आ गया है, बट अब आगे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि अब जो डायरेक्शन है वो कैसे निकाली जाए। अगर आप नॉर्मल मैथ्स को फॉलो करते हो तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब उत्तर पूर्व डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने फिजिक्स के टर्म्स में, तो ये 5i कौन सी डायरेक्शन है, मतलब ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। और अभी जो आप देख रहे हो, जो अपना आंसर फाइनल निकल कर आया वो क्या आया है, -5i निकल कर आया, जो अभी आपने डेल वी करा था, है ना, वो क्या था हमारा, -5i प्लस का 5j यहाँ पर था, राइट, यही था, -5i प्लस का 5j यहाँ पर था। तो उस केस में देखो कि इसका अपोजिट क्या होगा, ये इधर प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो -5i किधर चला जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में, और j तो ऑलरेडी प्लस है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, उत्तर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, देखना एक बार, नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये प्लस ही है, ये A B C और D, ये 4 ऑप्शन है, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर होगा। यहाँ तक देख लो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, और मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मेन जो आपका कंसेप्ट है वो आपका यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट नॉर्थ अपना हो जाएगा, क्योंकि 5i इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर सेम चीज़ मेरी -5j होता तो मैं इसको क्या बोलती, ये जो अभी मैंने नॉर्थ लगाया मैं इसको क्या बोल देती, मैं इसको साउथ कह देती, तो मेरा साउथ वेस्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो फिजिक्स में बस इतना सा डिफरेंस आपको लेकर चलना पड़ेगा। ओके, क्लियर है, यहाँ तक बता दीजिए, ये क्लियर है, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, अच्छा एंगल निकालना है, तो एंगल तो इजी है, एंगल निकाल लोगे क्या, वैसे इसमें एंगल पूछा नहीं था, बट फिर भी अगर एंगल पूछ ले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो tan थीटा करके आप निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होता है, बेसिकली लंब बटा आधार होता है, ये आप देख सकते हो, है ना, पहले भी अपन इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। tan थीटा v1/v2 होता है, दोनों की वैल्यू 5/5 है, मतलब 1। ठीक है, और किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1 यहाँ पर होती है tan के अंदर, तो एंगल कितना आ जाएगा, थीटा = 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 2i - 3j दे रखी है, तो इसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्टली यहीं से आंसर पता चल रहा था देखने से, 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 हो जाता है, मतलब √13 आंसर आ रहा है, बट मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है कि 13 का अंडर रूट किस किस के बीच में होता है, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगी तो 9 आएगा, और अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो 16 आता है, मतलब 3 और 4 के बीच में मेरा आंसर होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 3 और 4 के बीच में कौन सी वैल्यू ऑप्शन में आ रही है, देखो 3.6 आ रहा है। ठीक है, 3.6 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखोगे तो अगर आप 35 का स्क्वायर करते हो तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 12×25, तो लगभग 3.5 का स्क्वायर आप करोगे तो 12.25, लगभग आप ऐसा कह सकते हो कि ये 3.5 है, तो इसके आसपास की वैल्यू क्या है 3.6 है। और मेन पर्पस मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, तो जो भी IJK में जो भी वैल्यू दे रखी है ना, आप उसका क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, जस्ट लाइक +4K दे रखा होता तो आप क्या करते +4 का स्क्वायर कर लेते, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, ये सारे क्वेश्चन यूनिट 11 के, ये जो अभी आप लाइन से कर रहे हो 3 क्वेश्चन, ये तीनों ही यूनिट 11 के थे, एक साथ पूछे हुए थे लाइन से। तो जिनका यूनिट 11 बहुत अच्छा है वो तो बहुत अच्छे से ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। देखो, यदि एक व्यक्ति जो है अर्धवृत्ताकार पथ पर A से B की तरफ विस्थापित होता है, मैं इसको मान लेती हूँ कि व्यक्ति ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कितना विस्थापित हो रहा है 100 मीटर तक, मतलब विस्थापन कितना दे रखा है, ये वाली वैल्यू 100 मीटर दे रखी है। यदि इसकी टोटल जो रेडियस है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो, r हो, तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, और इसने सेफर साइड क्या खेल लिया है, AB की वैल्यू मेरे को दे रखी है यहाँ पर 2r, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, वो तो हमको भी पता था, r और r कितना हो जाएगा टोटल 2r के बराबर हो जाएगा। और ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो 100 मीटर मुझे यहाँ पर दे रखा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, विस्थापन की वैल्यू दे रखी है, मतलब 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, मीटर में दे रखा है तो r की वैल्यू कितनी हो गई 50 मीटर हो गई। अब इसने निकाला है दूरी, दूरी मतलब क्या होता है, परिधि होती है। अगर पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल की परिधि या वृत्त की परिधि कितनी होती 2πr, बट मुझे अर्धवृत्त बोला है तो अर्धवृत्त में आप इसको आधा कर दो, दैट इज πr यहाँ पर हो जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकालिए 50 निकालिए, 22×5 110 होगा, 1100/7 कर लीजिए, 1100/7 कितना होता है 7×4 11, 7×6 42 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 7×5 35, फिर 35 बचा है ना, फिर कितना बचा 5 यहाँ पर हो जाएगा, 7×8 56 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 157 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। ये रहा ऑप्शन के अंदर 157 मीटर। तो अगर आप देखोगे तो जो विस्थापन है वो टोटल कितना है 2r यहाँ पर है, ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और अगर दूरी की यहाँ पर बात करें तो दूरी किसके बराबर होगी πr के बराबर होगी। बस इसमें हमने क्या कर लिया वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मेंशन करो, है ना। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 158 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है, देखना एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ना, 1 सेकेंड। वॉइस क्लियर आ रही है ना। देखो 157 पर थे क्या अपन, 157 हो गया, 158 को देखिएगा क्या बोल रहा है। एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, एक कण जो है ये r त्रिज्या इसकी दे रखी है, इस पथ पर क्या कर रहा है मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इसने बोला है कि एक चक्कर लगाने के बाद उसकी तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। सबसे पहले इसने दूरी पूछी है, दूरी किसके बराबर होगी परिधि के बराबर। एक सर्कल की परिधि क्या होती है 2πr यहाँ पर होती है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बट इस कर्ण ने क्या करा जहाँ से इसने शुरू किया वहीं पर आकर इसने एंड कर दिया, मतलब इसके द्वारा कुछ काम तो हुआ नहीं, जहाँ पे शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म हो गया, एक चक्कर लगा लिया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 2πr और 0 आपका आंसर आगा। अगर सेम चीज़ हमको अर्धवृत्त के केस में बोलता तो आंसर कितना हो जाता πr यहाँ पर हो जाता, और जो विस्थापन होता वो कितने का हो जाता, जो भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया 2r का, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कण यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पहुँचा है, मतलब ये हो गया πr, और विस्थापन कितना हो गया r से लेकर r तक 2r हो गया। ठीक है, ये किसके केस में अर्धवृत्त सेमी सर्कल के केस में, और फुल सर्कल आपको बोला है तो 2πr और 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला अपन ने कर लिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 159। दो ट्रेन जिसकी लंबाई, यस ये वाला अपन कर चुके, लंबाई 220 हो गई। ठीक है, 40 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से डिवाइड करा,
टी निकल कर आ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220/25, 25 8 200, मतलब 8.8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट आई थिंक पहले या दूसरे नंबर पर ही किया था। चलिए अब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 160 को देखना, आंसर करना। ठीक है, आप कमेंट में आंसर करते जाइए जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, है ना। स्पीड कम ज़्यादा है बताना, क्योंकि अब हम लोग थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सारे अपन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपका अगेन यूनिट 11 का क्वेश्चन है। देखो यूनिट 11 से डरना नहीं है, यूनिट 11 मोस्ट कॉमन यूनिट है। अगर कोई भी पूछ रहा है फिजिक्स, तो फिजिक्स में ये चीज़ें तो मोस्ट कॉमन है, पूछते ही हैं। मात्रक हो गए, विमीय सूत्र हो गए, बल से रिलेटेड न्यूटन के नियम हो गए, है ना, गति की समीकरण यहाँ पर हो गई, ग्रेविटी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स का बेसिक है। अगर आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं होता, फिर भी अपन को ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती, राइट। तो इसका फिजिक्स का बेसिक कहते हैं। तो ये वाले टॉपिक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पेपर इजी भी आएगा तो भी ये टॉपिक मिलेगा, टफ आएगा तो भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है, एनर्जी, वेग और समय को मूल राशियों की तरह चुना जाता है, तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा, मतलब मुझे सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र निकालना है। ऐसे तो ये सीखा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होता है, बट इन टर्म्स ऑफ विमीय सूत्र, वो भी किस में, ईवीटी के टर्म्स में। तो कैसे निकाले, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ईवीटी के विमीय सूत्र के बराबर। मतलब सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र जो है ईवीटी के बराबर होना चाहिए, जिसमें एनर्जी की पावर एक्स मान लो, वी की पावर वाई मान लो, और जो टी है, समय है, इसकी पावर को आप z मान लो। बस एक एक विमीय सूत्र में आप वैल्यू को पुट करते जाओ, देखना बहुत जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। इधर आपको क्या दे रखा है, सरफेस टेंशन, और अगर नहीं याद आ रहा है तो फॉर्मूला से कर लो, है ना। जरूरी नहीं कि सारे विमीय सूत्र आपको याद हो। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। जो पानी की बूंद होती है, ठीक है, जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय उस बूंद की लंबाई कितनी है, ऐसे अपन निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होता है अपना, एनर्जी जो निकालते हो, जो कार्य आप निकालते हो, वो किसके बराबर होता है, ये वाला जो लाइन है ये सिर्फ आपके समझने के लिए। बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है, इसका यूनिट, इसका जो पावर है वो x है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, समय का भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो इसको अपन आगे से स्किप कर देते हैं। देखो f का मात्रक क्या होगा, mlt-2 होगा। l को आप ऊपर लेकर जाओगे, l से l कट जाएगा, मतलब l0, तो अपना ये इसका मात्रक क्या हो गया, ml0 t-2 हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल को केवल लंबाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो f है ना, f कितना होगा, mlt-2, और d क्या है, हमारी लंबाई है, तो ये l² हो जाएगा। और ऐसे अगर मैं आपसे डायरेक्टली कार्य का या ऊर्जा का विमीय सूत्र पूछती तो भी आप यही बोलते हैं ml² t-2। इसकी पावर किसके बराबर हो गई, x के बराबर हो गई। पीछे कौन बैठा हुआ है, वेग बैठा हुआ है। इसका मात्रक क्या होता है, lt-1। किसने बताया, हमने देखा कि जो वेलोसिटी होती है, या जो हमारा क्या बोलेंगे वेग होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी के लिए आप l लिखते हो, समय के लिए t लिखते हो। इसको ऊपर लेकर जाओगे क्या बन जाएगा, lt इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे कौन बचा हुआ है, ओनली t बचा हुआ है, तो ये t को t ही रहने देते हैं। t की पावर क्या हो जाएगी हमारी, z यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें m0 l0 लिखने की इच्छा है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू कर ले। यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपकी इच्छा है अगर m0 लिखने की सबके आगे तो आप लिख सकते हो, ताकि समझने में आसानी हो। ओके, mt-2 बताया, सही बात है। चलो अब अपन कंपैरिजन कर ले क्या, देखो इधर क्या है, m की पावर 1 है। अब केवल पावर पावर कंपैरिजन होगी। अब हम लोगों का जो कंपैरिजन होगा वो m के साथ होगा। m की पावर इधर 1 है, इधर m की पावर क्या है, 1 × x, ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है। इधर m है नहीं, इधर भी m है नहीं, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई 1। कंपैरिजन देखना, कोई भी डाउट है तो अभी के अभी मेंशन कर देना, है ना, ताकि अगले वाले क्वेश्चन में और चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो इधर l की पावर 0 है, तो इधर अपन ने 0 लिख लिया। इधर l की पावर कितनी है, 2x, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, ml2 है ये तो। ठीक है, ये वाली चीज़ अपन जो सीखने के लिए लगा रहे हैं इनको हटा देते हैं। इधर m था अपना, ठीक है, क्लियर है। इधर क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था अपन ने।
एल की पावर 2 हो गई मतलब 2x हो गया, प्लस y यहाँ पर हो गया और z में तो कुछ है नहीं तो 0 हो गया। तो ये 2x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 0 के। अब इसमें मैं x की वैल्यू रख देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -2 निकल कर आ गई। अब z से कंपैरिजन करो, इधर t की पावर -2 है, t की पावर कितनी है, -2 है। इधर कितनी हो जाएगी, माइनस की 2x हो जाएगी, इधर कितना हो जाएगा, माइनस का y। कैसे कर रहे हैं एक बार देख लेना, ये t की पावर -1 है, -1 का y में मल्टीप्लाई करोगे -y हो जाएगा, ठीक है। और पीछे कौन बचा हुआ है, इधर z बचा हुआ है। अब देखो ये -2 एज इट इज है, x की वैल्यू -1 अपनी x की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, -2। y की वैल्यू कितनी है, +2, यहाँ पर हो जाएगी माइनस माइनस, और यहाँ से z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 2। -2 से -2 कट दिया, z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये तो हो गया, बट इसके आगे क्या, ठीक है। अब जो भी आपने वैल्यू रखी थी उसको एज इट इज आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर रखी थी, स्टार्टिंग में आपने इनिशियल XYZ माना था, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आप पुट कर दो। यहाँ से आपका T का वैल्यू, T का विमी सूत्र इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो E की पावर x है, x की पावर 1 है, ठीक है। V की पावर y है ना, y की पावर क्या है, -2 है y की वैल्यू। T की पावर z है मतलब T की पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ EV -2 T2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा z ये इधर है ना, ये -2 से -2 कट गया, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा E V की पावर -2 और T की पावर -2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है पूछ लीजिए। एक बार पेपर ज़रूर से देखना, ठीक है। सॉल्व करने की इच्छा नहीं है बट QB ज़रूर से आप विजिट करना, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। और जब आप देखोगे कि अरे यार ये भी पढ़ा हुआ है, न्यूटन का शीतलन का नियम है, डॉपलर इफेक्ट है, डायोड के क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर के हैं, लॉजिकल गेट्स के हैं, सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो और वही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दे रखे हैं। मतलब यूनिट 11 के जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे ही आपको करवा चुकी हूँ। हमारी जो 3000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें सारे आपके यही पेपर के ही क्वेश्चन है। देखना, गोले की त्रिज्या मापन में यदि, ये भी आपका यूनिट 11 का ही क्वेश्चन है, मापन में यदि 1.5% की त्रुटि दिखाई जाए तो गोले के आयतन में कितनी त्रुटि होगी। देखो हमको रेडियस की जो त्रुटि दिखा रखी है, मतलब त्रिज्या में लिखने में जो त्रुटि हुई है वो 1.5% की हुई है, ऐसे लिखते हैं इसको। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। हमको क्या करना है, त्रुटि प्रतिशत, आयतन में जो त्रुटि हुई है उसको निकालना है। कैसे लिखा जाता है इसको, है ना, यहाँ पर वही डिफ्रेंशिएशन लगता है, del V/V इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4/3 और पाई तो एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं, तो r³ का अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, del R/R इंटू 100% यहाँ पर हो जाएगा, राइट। बस आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। ये वैल्यू तो अपन को पूरी निकालनी है, del V/V इंटू 100%, आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो आपकी परसेंटेज में निकल कर आ जाएगी। अब del R में देखो कि यहाँ पर कितना दे रखा है, r³ अपन को दे रखा है, ठीक है। r³ का यदि आप डिफ्रेंशिएशन, है ना, क्या बोलेंगे हिंदी में, अवकलन करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, del R/R यहाँ पर बचेगा। सो इधर तो वही चल रहा है, del V/V इंटू 100%, और ये इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 1.5। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ कि बेसिक इसका ये होता है, बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि सेम चीज़ें आपको सर्कल के लिए, त्रिभुज के लिए, आयत के लिए, वर्ग के लिए, सबके लिए पूछेंगे। 3 इंटू 1.5 और पीछे क्या चल रहा है अपना, परसेंटेज ये चल रहा है, तो 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। जस्ट लाइक कि अभी तो ये तो समझ में आ गया, जस्ट लाइक कि फॉर्मूला में आपका r² होता या फिर r की पावर 4 होता, तो आप इस 4 को आगे लिख लेते, अंदर एज इट इज del R/R होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। 4.5 कैसे किया, बहुत ही सिंपल है, मतलब क्वेश्चन देखते से यहीं से याद आ गया था कि देखो क्वेश्चन देखते से कैसे समझ पड़ा, क्योंकि इसकी जो त्रुटि दे रखी है, 1 सेकेंड, त्रुटि दे रखी है अपन को 1.5%, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि गोले के आयतन में r³ होता है, मतलब 4/3 πr³ होता है। मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे जो मतलब है वो किससे मतलब है, इस r³ से। तो r³ को मैंने क्या करा, इसके 3 को आगे लिख दिया, ठीक है, और पीछे जो बचा है del R/R हो गया, ठीक है। मैंने इस 3 को आगे लिख दिया, अंदर क्या बचा, del R/R।
जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, आपको केवल एक नंबर दे रखा है और वो भी क्या दे रखा है, त्रिज्या के लिए, मतलब डेल आर बाय आर दे रखा है। आपने जस्ट फॉर्मूला को लर्न किया, अरे इसका फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब है, इस 3 को आगे लिख लो और 1.5 का मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 4.5%। ठीक है, क्लियर है। अब मैं देखो इसको सर्कल से बताती हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सर्कल वृत्त की त्रिज्या बोल दी है। आपको पता है अरे फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप इसको क्या करोगे, 2 डेल आर बाय आर कर दोगे। अब डेल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल होता है, मतलब सबसे ईजीएस्ट टॉपिक इसको माना जाता है एरर वाले क्वेश्चन को। थ्योरी भी इजी होती है, 5 से 6 क्वेश्चन ही आते हैं थ्योरी में कि कौन सी एरर, कितने टाइप की एरर होती है और कैसे ओवरकम करते हैं। आधे तो मनुष्यों के द्वारा होने वाली एरर ही होती है ना, पेज को थोड़ा ढीला कर लिया वर्नियर स्केल में पढ़ते समय पाठ्यांक में त्रुटि ले ली। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपना डॉपलर का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो। और डॉपलर इफेक्ट जो आपने प्रीवियस ही क्लासेस में देखा हुआ है, लास्ट जो दिन वाली क्लास है उसमें आपने डॉपलर इफेक्ट के 4 फॉर्मूला पढ़े थे, उन्हीं 4 फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये पेपर कैसे देख सकते हो, तो इस पेपर के लिए आप जस्ट MPSB की ऑफिशियल साइट पर जाना, या फिर आप जस्ट गूगल कर लो MPSB 2024 मेंस पेपर करके। सबसे पहले आपको HS टेट का QB ही खुलेगा। फ़ोन में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो खोलने में, वैसे तो ओपन हो जाना चाहिए। वो ये ज़्यादा GB का है तो वो लोड होने में बहुत टाइम लगता है, मतलब 5 से 7 मिनट लगते हैं फ़ोन में लोड होने में। ठीक है, बहुत बड़ा है, इनको ऐसे करना था, एक पेपर देना था, तो एटलीस्ट ओपन तो हो जाए, है ना। हालांकि खुलने में टाइम लगेगा, बट एक बार आप उसको सेव करके रख लेना अपने फ़ोन के अंदर। चलो ट्राई करें कि अपन इसको सॉल्व करने का। ठीक है, देखो 256 हर्ट्ज की आवृत्ति के एक स्रोत से श्रोता 25 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से दूर जा रहा है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है, तो श्रोता के द्वारा सुनी गई ध्वनि यहाँ पर क्या होगी, ये चीज़ हमको निकालना है। श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति यहाँ पर क्या होगी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 188। एक बार ध्यान से देखो कि 256 हर्ट्ज की आवृत्ति दे रखी है, मतलब जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो 256 है। एक स्रोत से श्रोता 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दूर जा रहा है, मतलब ये आप हो। ठीक है, ये आप कौन हो, श्रोता हो, है ना। ठीक है, लिसनर आप कह सकते हो, या आप खुद को क्या कह सकते हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर कह सकते हो। आप क्या हो रहे हो, मान लो एक स्थिर स्रोत यहाँ पर होगा, कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब ये क्या होगा, आपका फिक्स स्रोत यहाँ पर होगा। मंदिर की घंटी आपकी बज रही है, आप मंदिर से क्या हो रहे हो, आप मंदिर से दूर जा रहे हो। जो घंटी की जो फ्रिक्वेंसी अपन को दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 256 हर्ट्ज यहाँ पर दे रखी है। और आपकी जो स्पीड है भागने की वो कितनी है, यहाँ मंदिर से दूर जाने की 25 मीटर प्रति सेकेंड है। और ध्वनि की चाल जो हमको यहाँ पर दे रखी है ना, ध्वनि की वेलोसिटी जो दे रखी है वो भी क्वेश्चन में दे रखी है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति, जो अब आप जो दूर गए हो तो आपके कानों को जो फ्रिक्वेंसी पड़ रही है कम हो गई होगी डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि आप दूर जा रहे हो। तो वो कितनी होगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो आपके पास ना एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को अपन क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस एफ नहीं वी, है ना। एफ डैश इज इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस वी जीरो यहाँ पर होता है। वी क्या होगा, स्पीड ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड हो जाएगा। वी जीरो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, या आप जो खुद हो, लिसनर हो, श्रोता हो, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर प्लस माइनस डिवाइड बाय v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स यहाँ पर होगा। ये होता है हमारा फॉर्मूला। फिर इसको याद रखने की हमने एक ट्रिक देखी थी, किसी को याद है ट्रिक क्या थी, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी हमारे पास। जस्ट लाइक कि आप दूर जा रहे हो, ये मंदिर है, आप मंदिर से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपको वो मंदिर की घंटियों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। दैट मीन्स कि आपकी फ्रिक्वेंसी यानी कि जो ऑब्जर्वर की फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, कम पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में ही आप फॉर्मूला बनाना, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो उस केस में आपका यहाँ पर प्लस और माइनस में से आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। सो एफ डैश की वैल्यू इन सबको अब हटा देते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। आप दूर जा रहे हो मतलब आपके कानों को कम ध्वनि सुनाई देगी, तो फ्रिक्वेंसी कम हो गई होगी, है ना। तो v माइनस वी जीरो डिवाइड बाय
v, अब देखो v सोर्स की बात हो रही है, मंदिर तो फिक्स है, मंदिर तो चल के जा नहीं रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स है, जो भी चीज़ें फिक्स होगी उसको 0, जस्ट लाइक कि आप फिक्स हो और आपके आसपास गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, आपसे दूर जा रही है, आपसे पास आ रही है, बट आप तो अपनी जगह पर स्थिर हो, तो उस केस में जब आप स्थिर हो तो आप इसको 0 कंसीडर कर लेना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, पीछे क्या हो जाएगा इसका, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर लेना एक बार, ठीक है। ये था आपका प्लस माइनस और नीचे पीछे की साइड मतलब इनटू में इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला रहेगा। बस अब क्या करना है, वैल्यू को पुट ही करना है, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, v की वैल्यू क्या होगी, 340 क्वेश्चन में दे रखा है ना, और माइनस v0 आपको यहाँ पर करना है, मतलब 25 से माइनस करना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, अगेन 340 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 256 यहाँ पर दे रखी है। अब आप इसको घटा लो, 315 डिवाइड बाय 340 इंटू 256 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार बस आप भाग लगा कर देख लेना, देख लो किससे कट रहा है, 315 डिवाइड बाय 340 17 से कट होगा क्या, या फिर आप 4 से कट कर लो, 4 से तो कट हो ही जाना चाहिए, 4 छंग 24 यहाँ पर हो जाएगा, 4 हाँ 64 टाइम्स कट हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 5 20 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लगभग मतलब एक्यूरेट तो नहीं, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है, तो हम लोग लगभग वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। 17 से आप इसको कट करोगे, ये फॉर्मूला अब हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। 17 से अपन कट करेंगे, 17 5 85 हो गए, 17 से इसको कट कर लो, पॉइंट में ही आएगा, 17 दूना 34 होता है, एक बार चला जाएगा, 11 में से 7 गए, 4 2 में से 1 गए तो 1, 14 बार, 17 चौक 68, 17 7 119, 17 8 136, 17 नम 153, मतलब 18 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी, और ये 64 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक बार और कट कर लो, 5 या 15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। तो लगभग 64 का आप 3 में जो मल्टीप्लाई करोगे उसकी कोई वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 4 तिया 12 होता है ना, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 19 192 या इसके आसपास की, मतलब लगभग 185 हर्ट्ज के समथिंग की वैल्यू निकल कर आएगी। अपन ने बहुत ज़्यादा पॉइंट में कंसीडर किया है, तो आप देखोगे तो 185 हर्ट्ज आपका आंसर निकल कर आ जाएगा अगर आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करोगे। 315 डिवाइड बाय 340 इंटू 256 यहाँ पर करना था, ओके। देख लो यहाँ तक कोई भी दिक्कत है देन आप पूछ सकते हैं, अगेन हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले लो, ये न्यूटन का शीतलन का नियम है, इसको हम लोग अगली वाली जो क्लास आएगी इस वाले सेशन की एमपीटेड ग्रेड 1 के पेपर्स की उसमें सॉल्व करेंगे। बट कोई बात नहीं, आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है, अगेन आई रिपीट कि आप एक बार पेपर विजिट करना, ठीक है। क्योंकि इतने दिन से हमने जो मेहनत करी है, कंटिन्यूस 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया इस पर मेहनत करते करते, तो अब आपको लगेगा अगर आपने सारी क्लासेस ली है ना, तो अब आपको लगेगा कि सारे ही क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चन, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, सारे क्वेश्चन आप देख चुके हो, ठीक है। चलो तो देखो, एक पिंड को 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 4 मिनट लगते हैं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने में 4 मिनट लगे, और फिर उसी को 50 से 30 होने में कितना समय लगेगा। कमरे का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है, तो बेसिकली हम लोग किसी भी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, कौन सा नियम लगेगा, न्यूटन का शीतलन का नियम लग जाएगा, T1 T2 वाला, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना न्यूटन के शीतलन नियम से इसको सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग कंपैरिजन होंगे, अपन ने 1 तक का सीखा है, अपन 2 का भी सीख लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी हम लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देन सेशन को हम लोग ओवर कर रहे हैं फिर।